हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में जो चैप्टर चल रहा है विद्युत चालन का गतिमान आवेश का इकाई 2 का पहला चैप्टर है। इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि चालन में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है चालक में। ठीक है, उसके प्रवाह के लिए उत्तरदायी कौन होता है, जिम्मेदार कौन होता है, ऐसा चालक में ऐसा क्या है कि वो विद्युत धारा का प्रवाह कराता है, और साथ ही साथ अनुगमन वेग के बारे में भी हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। यदि पहला वीडियो आप लोगों ने इस चैप्टर का नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन यानी कि बेस से ही, पहले पार्ट से ही। तो देखते हैं चालक में विद्युत धारा। तो किसी चालक में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो सकती है। तो चालक पदार्थ आवेश वाहक का मतलब क्या होता है, ये चालक पदार्थ है जो धारा का प्रवाह, मतलब जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो चालक पदार्थ होते हैं। ठीक है, आवेश वाहक क्या होते हैं, आवेश वाहक मतलब विद्युत धारा का प्रवाह किनके द्वारा हो रहा है वो आवेश वाहक होते हैं। ठीक है ना, जैसे पहला है चालक पदार्थ, हमने क्या लिया है, एक धातु चालक लिया है। क्या लिया है, धातु चालक। धातुओं में आवेश वाहक यानी किसके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। किसका प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह, आई का प्रवाह किसके द्वारा होता है, धातुओं में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। हमने बताया था बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऊर्जा पा करके परमाणु से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना, तो वो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो अनियमित गति करते रहते हैं, इसीलिए उनका औसत वेग 0 होता है। तो आई का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह धातुओं में कौन कराता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। विद्युत अपघट्य मतलब विलयन में, जैसे एक हमने पानी ले लिया, पानी में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, प्रभाव जा सकता है लेकिन प्रवाह नहीं हो सकता। तो उसमें अगर हम नमक मिला दें तो ये बन जाएगा एक मिक्सचर यानी विलयन बन जाएगा, एक मिश्रण बन जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएंगे, सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन आयन अलग हो गया, आयनों में विभक्त हो गए, अब विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। आई बात समझ में। अर्धचालक में क्या होते हैं, अर्धचालक ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो सामान्य ताप पर अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर उन्हें गर्म करेंगे तो वो चालक हो जाएंगे। ठीक है, वो विद्युत धारा का प्रवाह कराने लगेंगे। अगर उसमें कोई अन्य अपद्रव्य मिला दिया जाए, डोपिंग करा दीजिए, तब भी वो क्या करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह कराने लगते हैं। तो अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह या तो इलेक्ट्रॉन कराएंगे या तो कोटर एक होल होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, इसीलिए ये होल। तो ये हुआ चालक में विद्युत धारा का प्रवाह। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अनुगमन वेग या अपवहन वेग क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग, इसे इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मान लिया हमने कोई एक चालक है, ये कोई चालक है। अब हमको पता है चालक है तो इसके पास क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। चालक का एक सिरा है, हमको पता है इस सिरा कैसा होता है, वृत्ताकार, क्योंकि चालक जो होता है वो बेलनाकार होता है। कैसा होता है, हमेशा बेलनाकार होता है। तो इसके सिरे कैसे हैं, वृत्ताकार है। ठीक है, यदि इस चालक को हम एक बैटरी से जोड़ दें, किससे जोड़ दें, एक बैटरी से। यहाँ पर एक हम स्विच लगा रहे हैं और यहाँ पर एक सेल लगा रहे हैं। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव, और सेल का विद्युत विभवांतर कितना है, विद्युत वाहक बल कह सकते हैं, विभवांतर कितने का है, V वोल्ट का। सेल या बैटरी कुछ भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अभी विद्युत धारा का प्रवाह होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी है स्विच का ऑफ, यानी कि कुंजी है खुली। इस समय एक कुंजी ये लगी हुई है की। जैसे ही कुंजी को करेंगे बंद, बैटरी के प्लस टर्मिनल से विद्युत धारा घूमना शुरू हो जाएगी। तो दो तार होते हैं, एक तार होता है विद्युत धारा को ले जाने वाला, दूसरा लाने वाला। ये तार है चालक तार। कौन सा तार है, चालक तार। ये एक धातु है। यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। जैसे ही कुंजी को बंद करेंगे यानी स्विच को ऑन करेंगे, तुरंत क्या होगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस। प्लस से माइनस की ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र। और हम लोग जानते हैं अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, जाता है, तो उस पर बल लगता है। क्या लगता है, बल।
अगर धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है, ऋणावेश है तो विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है तो इसकी विपरीत दिशा में बल लगेगा, यानी ये v वेग से गति करना लगेगा। तो बहुत सारे ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश रखते हैं और नेगेटिव आवेश विद्युत क्षेत्र अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है, तो बल उधर लगना शुरू हो जाएगा तो ये गति भी उधर करेंगे। या यहाँ से समझ लेंगे ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव में प्रतिकर्षण, यानी इधर वाला माइनस इस इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा और इधर वाला प्लस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे उधर। ठीक है, तो मान लिया हमने कोई एक चालक है जिसके परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है a, और जिस चालक की लंबाई कितनी है a है, l है परिच्छेद क्षेत्रफल, यानी ये सामने वाला, इसका एरिया कितना है a और लंबाई कितनी है l है। ठीक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि धातु है। जैसे इसको हम एक बैटरी से जोड़ेंगे, v वोल्ट की कुंजी लगी हुई है, स्विच लगी हुई है, जोड़ तो दिए हैं, जैसे स्विच को करेंगे ऑन, यहाँ से क्या हो जाएगा, विद्युत धारा घूमना शुरू हो जाएगी। हमको पता है विद्युत धारा बैटरी के प्लस टर्मिनल से घूमना शुरू करती है माइनस टर्मिनल की ओर, क्योंकि इसके पास होती है एनर्जी। बैटरी मतलब होती है एक एनर्जी, एक रासायनिक ऊर्जा अपने अंदर लिए रहता है, और वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा जनरेट करता है। विद्युत ऊर्जा, विद्युत का मतलब होता है आवेश, आवेश को ऊर्जा के साथ भेजेगा, यहाँ से विद्युत धारा घूमना शुरू करेगी। एक तार से विद्युत धारा जाएगी, दूसरे तार से विद्युत धारा वापस आएगी। अब एक खास बात यहाँ पर देखेंगे, विद्युत धारा इधर से तो घूमना शुरू हो गई, लेकिन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं, गति करने लगते हैं। अब हमको पता है इलेक्ट्रॉन तारों पर गति कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गतिशील रहते हैं, तो ये चालक तार पर गति करेंगे और कहाँ पर आएंगे, बैटरी के प्लस टर्मिनल पर, और यहाँ से एनर्जी लेकर के उदासीन, पहली चीज तो यहाँ उदासीन हो जाएंगे क्योंकि माइनस है, ये प्लस है, यहाँ उदासीन होंगे और एनर्जी लेकर के किस जगह से निकलेंगे, जैसे जैसे यहाँ पर जाएंगे प्लस में उदासीन होकर के माइनस से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ पर पहुंचेगा, चालक में, और क्या करेगा, ये एनर्जी को लेने आते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या लेने आते हैं बैटरी के पास, एनर्जी, और ये एनर्जी लेकर के किसे देगा, तारों को। हर एक तार का अपना अपना प्रतिरोध होता है, उसी प्रतिरोध को ये इलेक्ट्रॉन जा करके एनर्जी देते हैं, और यही प्रोसेस ऐसे ऐसे चलता रहता है। और यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकला है कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और विद्युत धारा का प्रवाह इधर से हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और एक खास बात, हमेशा विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा वो परिच्छेद क्षेत्रफल से ही जाएगी। परिच्छेद क्षेत्रफल मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, इससे इसी में ही प्रवेश करेगी। जितनी धारा प्रवेश करेगी उतनी ही धारा वापस निकलेगी। आवेश संरक्षण का नियम पालन कराना, जितनी धारा जाएगी अंदर उतनी धारा वापस आएगी। तो परिच्छेद क्षेत्रफल जितना ज्यादा बड़ा होगा विद्युत धारा उतनी ज्यादा अंदर जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे, गति करने लगे। मान लिया पहला इलेक्ट्रॉन है उसका वेग कितना है v1, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो गया v2 का, जब बैटरी लगा दिया गया तब, तीसरे वाले का v3, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, nवे वाले इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो गया vn। अब इनका जब हम औसत निकालने जाते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों का जब हम औसत निकालते हैं v1 प्लस v2 पदों का योग बटे पदों की संख्या, कितने लोगों को जोड़ा गया, n इलेक्ट्रॉनों को, तो n से भाग, इसी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग vd से व्यक्त किया जाता है। तो जब भी किसी धातु चालक को ऐसे रखेंगे तब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनियमित गति करने लगते हैं। जैसे इसको हम एक सेल या बैटरी द्वारा जोड़ते हैं, ये एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। निश्चित दिशा में गति करने से प्राप्त जो वेग होता है उसके औसत मान को ही अनुगमन वेग या अपवाह वेग या अपवहन वेग कहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां तक था अनुगमन वेग या अपवहन वेग होता क्या है, अपवाह वेग होता क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से प्रदर्शित किया जाता है। तो जब किसी चालक को हम या धातु चालक को हम किसी बैटरी या सेल द्वारा जोड़ते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। इनके औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, इसे vd से प्रदर्शित करते हैं। और ये देखो ये फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। इसका देख लेते परिभाषा। तो परिभाषा देख लेते हैं कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है, यानी ये बैटरी लगाई जाती है, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं।
अब इनके औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो जैसे ही चालक के सिरों पर एक विभवांतर लगाते हैं यानी बैटरी लगाते हैं, चालक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। अब इनका जब औसत वेग निकालता है तो उसी को कहा जाता है अनुगमन वेग, Vd से प्रदर्शित किया जाता है। खास बात ये है कि यहाँ पर जो वेग होता है ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। अनुगमन वेग का मान लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड का होता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक था अनुगमन वेग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है ये, परिभाषा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है ना। तो अब हम आगे शुरू करते हैं अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। खास बात यहाँ पर ये समझेंगे कि चालक के पास होते हैं बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो पूरे चालक में हमने कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन मान लिया, n है। इस चालक में कितने सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जितना इसका आयतन है। मान लिया पूरे के पूरे आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कुल टोटल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने n। तो इसके एकांक आयतन में यानी 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, n/v। तो एकांक आयतन के लिए स्मॉल n यूज करेंगे हमेशा। तो किसी भी चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा स्मॉल n होते हैं। ठीक है ना। तो अनुगमन वेग हो गया। अब अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में हम संबंध पढ़ेंगे कि कैसे ये विद्युत धारा एक अनुगमन वेग पर आधारित है। यहाँ पर एक खास बात है, जो विद्युत धारा की दिशा है, I की दिशा जो है, ये बहुत जरूरी चीज़ है। वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के क्या होती है, I की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। और एक खास बात, विद्युत धारा का मापन किसमें किया जाता है, ये हमने बताना भूल गया हम लोग। विद्युत धारा का जो मापन होता है, मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है, कौन से मापक यंत्र, ऐसा कौन सा मापक यंत्र है जिससे विद्युत धारा का मापन होता है, वो होता है अमीटर। क्या होता है, अमीटर। ठीक है। और इसकी दिशा को कौन बताता है, विद्युत धारा किस ओर बह रही है, इसके लिए बताता है गैल्वेनोमीटर, जिसे कहा जाता है धारा मापी। ये धारा का मापन तो करता है लेकिन बहुत ही कम धारा का मापन करता है। ठीक है ना। ये है। तो शुरू करते हैं आगे। ठीक है। ये Vd का सूत्र याद कर लेना जरूरी है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे n इलेक्ट्रॉन मानेंगे जब, तो n इलेक्ट्रॉनों का औसत जब वेग निकालेंगे तो वही होता है उसका औसत मान। कैसे होता है, जितने लोगों को जोड़ा गया उतने से भाग, कितने जोड़े गए हैं, n इलेक्ट्रॉनों का वेग जोड़ा गया तो n से ही भाग। 2 लोगों का जोड़ते तो 2 से भाग, 3 का जोड़ते 3 से, n का जोड़ रहे हैं तो n से भाग, यही औसत होता है। शुरू करते हैं आगे। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। कि अनुगमन वेग कैसे विद्युत धारा से कनेक्टेड है, इसके बारे में हम देखते हैं। हमको पता है अनुगमन वेग क्या होता है। जब भी किसी हम बैटरी या सेल को हम किसी चालक से जोड़ते हैं तो क्या होने लगता है कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। उनके औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। इसका मान 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होता है। विद्युत धारा क्या होता है, हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आवेशित तो होते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉन पर क्योंकि ऋणावेश होता है तो विद्युत धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं। यदि यही चीज़ धनावेश होता है, विद्युत धारा की दिशा में गति करते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए विद्युत धारा का मान माइनस में आता है, क्योंकि माइनस चिन्ह दिशा को बताता है। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। तो शुरू करते हैं ये टॉपिक। तो मानेंगे हमको ये चालक है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है, परिच्छेद क्षेत्रफल यानी जिससे विद्युत धारा जाती है। जैसे तार एक होता है घर में, केबल है, उसके अंदर जो तार होता है उससे विद्युत धारा जाती है। तो कितनी विद्युत धारा जा रही है वो चीज़ बताता है धारा घनत्व। लेकिन यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना है, a है। ठीक है। इसकी मोटाई कितनी है और इसकी लंबाई कितनी है, l लंबाई। तो माना a क्षेत्रफल, माना एक चालक जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल a तथा लंबाई l है। ठीक है। तथा चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है।
तो 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई में कुल कितना आवेश है, वो है n। ठीक है ना, बहुत सारे हैं तो एकांक आयतन में कितने हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, n है। तो माना एक चालक जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल a, लंबाई l तथा चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, को एक बैटरी ये कह दो सेल, चलिए हम बैटरी का यूज करते हैं। बैटरी क्या होता है, सेलों का संयोजन, कई सारे सेल एक साथ ले आएंगे तो वो बैटरी बन जाती है। कितने वोल्ट की, V वोल्ट की, तो ये प्लस हुआ और ये बैटरी का माइनस। जैसे ही हम करेंगे यहाँ पर कुंजी को बंद, यहाँ से क्या घूमना शुरू हो जाएगी, विद्युत धारा। और एक खास बात हमको ये भी पता है कि यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस, और प्लस से माइनस की ओर क्या स्थापित हो जाता है, विद्युत क्षेत्र। और इस समय इसके अंदर मुक्त क्या होते हैं, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये विद्युत क्षेत्र इस पर बल लगाएगा अपनी विपरीत दिशा में। ठीक है ना। तो माना एक चालक जिसका क्षेत्रफल a, लंबाई l, ठीक है, तथा इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। चालक को जब हम एक बैटरी द्वारा जोड़ते हैं तो चालक के सिरों पर एक विभवांतर या कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग Vd से गति करने लगते हैं। एक तार विद्युत धारा को ले जाएगा, एक तार विद्युत धारा को वापस लाएगा। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट हम लिखे दे रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए हमने स्टेटमेंट लिख दिया है एक छोटा सा, कि माना L लंबाई व A परिच्छेद क्षेत्रफल के चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E व अनुगमन वेग Vd है। ठीक है, यहाँ तक स्टेटमेंट हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, हमको पता है जैसे ही हम यहाँ पर बैटरी लगाएंगे हम इलेक्ट्रॉन जो है अनुगमन वेग Vd से गति करने लगते हैं। तो मान लेंगे इलेक्ट्रॉन को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, t समय लग रहा है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, विद्युत धारा, और विद्युत धारा निकालने का सूत्र क्या है, केवल Q/T, Q/T, यानी किस चालक में उपस्थित कुल आवेश बटा समय। ठीक है, यही है। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ से सबसे पहले हम समय निकालेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एक सिरे से दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय। ठीक है, आवेश तो हम निकाल लेंगे क्योंकि हमको पता है आवेश का मान क्या होता है, Q बराबर Ne। कुल कितने इलेक्ट्रॉन है इस पूरे चालक में, कुल टोटल इलेक्ट्रॉन हमने बताया था कैपिटल N है, Ne होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। Ne वो लास्ट में T निकालेंगे सबसे पहले। तो इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय, और हमने पढ़ा है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितने की है, एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच की दूरी कितनी है, L है। समय को T से लिख रहे हैं, दूरी कितनी है, L है, बटा वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, Vd है, तो Vd लिख दो। दूरी बटा चाल, चाल कह दो, दूरी कितनी है, एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच की दूरी L है, और कितने वेग से इलेक्ट्रॉन जाता है या चाल से जाता है, Vd, तो Vd। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है सूत्र विद्युत धारा के लिए I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। तो Q का मान, Q बराबर Ne होता है, पूरे चालक में कैपिटल N माना गया था। ये तो एकांक आयतन का है, पूरे चालक में, पूरे आयतन में कितना है, कैपिटल N। समय बराबर हमने कितना निकाला है, L/Vd। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं कुछ, n का मान निकालते हैं। तो एकांक आयतन में
इलेक्ट्रॉन कितने, एक। पूरा आयतन, पूरे आयतन में कैपिटल एन कितने आयतन के लिए, संपूर्ण आयतन के लिए, संपूर्ण आयतन वी आयतन। आयतन निकालने के लिए हमको पता है ये कैसा होता है आकार, बेलनाकार। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसकी लंबाई या ऊंचाई कितनी है, एल, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है, ए का एरिया होता है इंटू में एल। ए एल को आयतन कहा गया। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन अब क्या करेंगे हम, अब हमको पता है क्षेत्रफल में कितनी विमाएं हैं, 2। तीसरी विमा क्या है, लंबाई। 3 विमाएं आयतन में, तो कुल आयतन कितना होता है। चालक का कुल अगर आयतन पूछा जाए, चालक का कुल आयतन पूछा जाए तो चालक का कुल आयतन होता है ए इंटू एल। लंबाई कितने की है, एल की है, क्षेत्रफल कितने का है, ए का है। तो ये आयतन है चालक का, क्योंकि चालक कैसा बेलनाकार है। अगर ए का मान निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता ही होता है, क्योंकि ए वृत्ताकार है। सामने से देखो, परिच्छेद क्षेत्रफल हमेशा वृत्ताकार होता है। और लंबाई कितने की है, या ऊंचाई सीधा रखेंगे तो ऊंचाई बन जाएगी, कितने की है, एल की है। तो ऊंचाई के लिए पाई आर स्क्वायर एल, या पाई आर स्क्वायर एच आयतन होता है ना बेलन का, तार बेलनाकार होता है। तो पूरे आयतन के लिए तो इस तार का पूरा आयतन कितना है, एकांक आयतन का पता है हमको, ई होता है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन है। तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन है। हमको कितने आयतन का चाहिए, संपूर्ण आयतन का चाहिए। तो इसका पूरा आयतन कितना है, ए एल। तो ए एल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मानी गई है, कैपिटल एन मानी गई। इस पूरे आयतन में कितनी मानी गई, कैपिटल एन। तो कैपिटल एन निकालने के लिए ए एल से क्या कराना पड़ेगा, इसका गुणा कराना पड़ेगा, ए एल इंटू एन। आई बात समझ। एक पेन 5 रुपए के, 2 का 2 गुणे 5, 3 का 3 गुणे 5, 4 का 4 गुणे 5, 6 का 6 गुणे 5, ए एल का ए एल गुणे 5। तो जितने का चाहिए उतने से गुणा कराएंगे। तो एक काम का आयतन का पता है, जितने आयतन का चाहिए उतने से गुणा करा देंगे। वही तो चीज किया गया। तो पूरा आयतन ए एल है, तो ए एल, कैपिटल एन का मान मिल गया। कैपिटल एन का मान कितना आया है, ए एल के साथ एन, और इंटू में क्या है, ई है, बटे में कितना है, एल, और अपान में कितना है, वी डी। एल से एल हो जाएगा कैंसिल, वी डी कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है ना। तो यहाँ से विद्युत धारा का मान क्या निकल के आएगा, विद्युत धारा का मान वी डी जाएगा ऊपर, एन ई ए वी डी। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकल के आया, अगर एरिया जितना ज़्यादा होगा, एरिया जितना ज़्यादा होगा, देखो एन कांस्टेंट ई कांस्टेंट, तो आई उतनी ज़्यादा आएगी। इलेक्ट्रॉन जितनी वेग से जाएंगे विद्युत धारा उतनी ज़्यादा आएगी। आई बात समझ में, यही है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं धारा घनत्व क्या होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, धारा घनत्व। धारा घनत्व यानी कि किसी चालक में, हमको पता जो धारा होती है वो परिच्छेद क्षेत्रफल से ही जाती है, और घनत्व का काम क्या होता है, ये हमें बताता है कि कण या पिंड या वस्तुएं या चीज़ें कितनी पास पास। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि ये हमें बताता है कि ये अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, इससे जो विद्युत धारा गुजर रही है वो कितनी पास है, उनके मध्य समीपता को बताता है धारा घनत्व। आई बात समझ। तो जितना कम एरिया होगा, हमको पता है इसका आकार जितना कम होगा उतनी ही पास पास विद्युत धारा जाएगी। तो विद्युत धारा उतनी ही पास रहेंगी, कब, जब एरिया क्या हो जाएगा, कम। तो इसका मतलब जब एरिया कम होगा तो धारा घनत्व का मान ज्यादा होगा। ठीक है। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अभिलंबवत क्यों लिया गया यहाँ भी हम बताएंगे। तो चालक के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत, चालक के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। पूरा एरिया कितना है इसका, ए। तो पूरे एरिया से कितनी विद्युत धारा जा रही है, आई। हमको कितने का चाहिए, एकांक क्षेत्रफल का चाहिए। पूरे क्षेत्रफल से आई जा रही है, एकांक क्षेत्रफल के लिए निकालने के लिए, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए निकालने के लिए आई बटा ए को कहाँ लाना पड़ेगा, आई के नीचे। तो एकांक क्षेत्रफल में देखो कितनी जा रही है विद्युत धारा, आई अपान ए। एकांक क्षेत्रफल वाली धारा कितनी आ गई, आई बाई ए। यही क्या कहलाता है, रो। धारा घनत्व है जे से, धारा घनत्व है जे से। ठीक है ना।
तो जे बराबर क्या हो जाएगा, जे बराबर हो जाएगा, ऊपर रखना पड़ेगा विद्युत धारा और नीचे जितना एरिया है उससे क्या करा देंगे भाग, प्रति क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, प्रति देखो आई बाई ए, प्रति क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा। तो प्रति क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को ही क्या कहते हैं, धारा घनत्व। तो कहते हैं खास बात यह है कि यह अभिलंबवत चीज, यहाँ पर जो एरिया लिया गया है, एरिया लिया गया है, वो एरिया दरअसल अभिलंबवत है, और अभिलंबवत क्षेत्रफल को ही क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। आई बात समझ में। तो यहां जो वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा इसे, वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा इसे, तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन क्षेत्रफल कैसा है, अभिलंबवत है, तो क्षेत्रफल के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर, क्योंकि अभिलंबवत क्या होता है, लंब, सतह के लंब, कोई भी सतह उसका लंब अभिलंबवत होता है। तो क्षेत्रफल का लंब या अभिलंबवत। और इसमें देखो कितनी है, कितनी सदिश राशियां हैं, केवल एक। तो इस सदिश राशि के कारण, इस अभिलंबवत क्षेत्रफल के कारण ये धारा घनत्व भी सदिश बन रही है, धारा घनत्व भी क्या बन रही है, सदिश बन रही है। अब यहां से अगर धारा का मान निकालने जाएंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर जे वेक्टर, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट आना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि आई एक अदिश राशि है और डॉट प्रोडक्ट अदिश राशि को व्यक्त करता है। अगर यहां एरिया के ऊपर हम नहीं लगाते वेक्टर, तो इसका जे के साथ गुणा कराते, तो जे इंटू ए क्या हो जाता है, एक सदिश राशि को दिखाता है, क्योंकि जे कैप के पास, जे वेक्टर के पास दिशा है, तो आई के पास भी दिशा होती। तो आई के पास आई सदिश नहीं है, दिशा तो है लेकिन सदिश नहीं है। तो यहां पर क्षेत्रफल सदिश लिया गया है। दोनों सदिश है तो इसलिए अदिश मिलेगी, अगर दोनों में से कोई एक सदिश है तो सदिश राशि मिलेगी। जैसे F बराबर हमने क्या पढ़ा, M में वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो बल एक सदिश राशि है, त्वरण भी एक सदिश राशि। अगर हम W बराबर निकालने जाते हैं तो W बराबर होता है F वेक्टर और D वेक्टर के ऊपर डॉट लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, देखो कौन सी राशि मिली, डॉट की बात छोड़, दोनों सदिश राशियां हैं, दोनों सदिश राशियां हैं तो कौन सी राशि मिली, अदिश। एक सदिश राशि है तो कौन सी राशि मिली, सदिश। तो दोनों में से एक सदिश राशि है तो जे वेक्टर भी क्या हो गई, एक सदिश राशि। ये चीज बताता है, ऐसे निकाली जाती है सदिश राशि, ठीक है ना। तो इसकी दिशा क्या होगी अभी बताते हैं। तो जहां पर जे क्या हो जाएगी, इस क्षेत्रफल के अभिलंबवत, यानी कि किसी भी सतह के, इस सतह के अभिलंबवत, अभिलंबवत कह रहा है तो यानी वेक्टर ए ही तो लिया जाएगा। कितनी विद्युत धारा जा रही है ये बताता है। अब देखो विद्युत धारा का मान ज्यादा यानी धारा घनत्व ज्यादा है। अगर एरिया कम है, एरिया कम है तो विद्युत धारा पास पास जाएंगी, जितनी पास पास होगी धारा घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। अगर धारा घनत्व यानी जे का मान बढ़ाना है तो उसके लिए क्षेत्रफल का मान क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। जे का मान बढ़ाने के लिए क्षेत्रफल का मान क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। ठीक है, नोट में चीजें देख लेते हैं। प्रतीक क्या होता है, धारा घनत्व का प्रतीक होता है जे। मात्रक निकालने जाएंगे तो क्या निकल के आएगा, मात्रक विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र क्या निकल के आएगी, इसकी विमीय सूत्र क्या निकल के आएगी, इसकी विमीय सूत्र निकल के आएगी, विद्युत धारा की होती है ए और क्षेत्रफल की होती है L2, ऊपर जाएगा माइनस का, तो माइनस का L2 माइनस का L2 ए, माइनस का L2 नहीं माइनस L माइनस 2a होता है। राशि कौन सी है ये भी देख लेते हैं, राशि सदिश होती है तो इसकी दिशा क्या होगी, दिशा क्या होगी, दिशा निकालने जाएंगे तो क्या होगी, आई की दिशा विद्युत धारा की दिशा में होती है, या फिर कह दो वेक्टर ई की ओर, विद्युत क्षेत्र की ओर। जो भी दिशा विद्युत क्षेत्र की होती है वही धारा घनत्व की होती है, ठीक है ना, वही धारा की होती है। परिमाण क्या देखने को मिलता है इसका, इसका परिमाण धनात्मक
देखने को मिलता है। ऋणात्मक कभी आएगी नहीं, क्योंकि दोनों में से देखो, दोनों में से केवल एक ही राशि सदिश है। अगर दोनों राशियां सदिश होती तब ऋणात्मक मान देखने को मिलता। जैसे डब्लू में बल और विस्थापन दोनों सदिश राशियां होती, इसीलिए डब्लू का मान नेगेटिव देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका मान। और धारा घनत्व तो क्या होता है ये हमने बता दिया। किसी चालक से हमको पता है ये परिच्छेद क्षेत्रफल से जो धारा गुजर रही है वो कितनी पास है, ये बताता है धारा घनत्व। जितनी ज़्यादा पास होंगी धारा घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है ना। इसकी संख्या को बताता है। एक प्रकार से कह सकते हैं जो विद्युत धारा है वो धारा घनत्व का फ्लक्स भी हो सकता है। चलिए हम आगे बढ़ करके देखते हैं विद्युत धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो अनुगमन वेग के साथ इसका संबंध क्या निकल के आता है, तो हमने क्योंकि पहले से ही पढ़ चुका है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध I बराबर होता है NEAVD, ये तो पढ़े। ये धारा का मान उठा करके हम यहाँ पर रखेंगे और J बराबर क्या पढ़ा गया है I/A से ना लिखो मैं लिख दूं। तो J का मान कितना हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी है NEAVD और बटे में कितना है A है, A से हो जाएगा कैंसिल। J बराबर भी क्या आ गया NEVD। अब यहाँ पर देखो जो J है वो A पर निर्भर नहीं कर रहा। अनुगमन वेग में जब संबंध निकालने जाते हैं तो J A पर निर्भर नहीं करता, ये केवल और केवल VD के समानुपाती होता है। तो यहाँ तक ये टॉपिक समाप्त होता है। आगे के टॉपिक में हम जो है जो कुछ बच रहे हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे अपने YouTube चैनल के वीडियोस को। ठीक है।